अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मलिकार 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है तो बहुत ही ईजी लेकिन बच्चों को थोड़ा परेशान करता है। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एक लॉ है और ये लॉ क्या कहता है, कौन सी चीज़ कहता है, इस पे आने से पहले हमें एक लफ्ज़ समझना पड़ेगा। जब हम वो लफ्ज़ समझ जाएंगे तो फिर ये लॉ हमारे लिए ईजी हो जाएगा। वो लफ्ज़ है आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड में पहले बाद में आते हैं, पहले हम थोड़ा सिस्टम को समझ लें कि सिस्टम क्या चीज़ होती है। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर कोई काम कर रही हो तो उसको हम कहते हैं सिस्टम। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। मिसाल के तौर पर एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम। इसमें एक स्प्रिंग होती है, ठीक, एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग में बंधा होता है एक ऑब्जेक्ट जिसके पास लाजमी बात है मास होगा। ठीक है, तो ये हो गया मास, ये हो गई स्प्रिंग, तो ये कहलाता है मास स्प्रिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम? मास स्प्रिंग सिस्टम। इसी तरीके से एक और चीज़ है, ये इस किस्म की शेप की जो चीज़ होती है उसको कहा जाता है बोवल, BOWL, बोवल। और ये है बाल, इस बोवल के अंदर है बाल। इस सिस्टम को कहा जाता है बाल एंड बोवल सिस्टम। क्लियर है? ये मास स्प्रिंग सिस्टम, ये बाल एंड बोवल सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर कोई काम कर रही हों तो उस चीज़ को हम सिस्टम कहते हैं। तो ये एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है। इसी तरीके से हमारे अंदर भी सिस्टम मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्गन सिस्टम। जैसे ये बना हुआ है, ये सिस्टम बना हुआ है मास और स्प्रिंग से, तो हम इसको कहते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम। ये सिस्टम बना हुआ है बाल एंड बॉल से, तो हम इसे कहते हैं बाल एंड बॉल सिस्टम। हमारे अंदर जो सिस्टम है वो बने हुए आर्गन से, इन्हें हम कहते हैं आर्गन सिस्टम। बायोलॉजी में आपने पढ़े होंगे ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं। जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, सिस्टम का मतलब समझ में आ गया। अब हम आते हैं कौन से सिस्टम पे? आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड। एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी किस्म का कोई बाहरी फोर्स शामिल ना हो, ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब फर्ज करें ये सिस्टम देख लें, ये स्प्रिंग है, ये मास है, ये मास यूँ हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे पड़ा होता है मास। अब ये मास जब आगे पीछे मूव करता है ना, तो मास और ज़मीन इन दोनों के बीच में एक फोर्स मौजूद होता है, वो होता है फ्रिक्शन का फोर्स। प्लस में यहाँ पर हवा भी है, तो यहाँ हवा का एयर रेजिस्टिव फोर्स भी मौजूद है। यानी इस सिस्टम को, ये है तो सिस्टम लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है क्योंकि यहाँ पर फोर्स मौजूद है। ये सिस्टम देखें, यहाँ पर जो बॉल है और ये जो बॉवल है, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स मौजूद है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जब दो चीज़ें कॉन्टेक्ट में होती हैं, टच में होती हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर भी फोर्स मौजूद है, भले ही ये सिस्टम है लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद ऐसा सिस्टम जहाँ पर कोई भी बाहरी फोर्स मौजूद ना हो। क्लियर है? आइसोलेटेड सिस्टम। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ये कंजर्व लफ्ज को समझ लें। कंजर्व का मतलब होता है चीज़ को कंजर्व रखना, उसका ना कम होना ना बढ़ना। इस चीज़ को कहा जाता है कंजर्व, ना वो कम हो ना वो बढ़े। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ कंजर्व हो रही है? यहाँ पर मोमेंटम। ये लॉ कहता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है उस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है ना ही कम होता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट लफ्ज़ है इसका मतलब है चीज़ का सेम रहना, ना बढ़ना ना कम होना,
ना बढ़ना ना कम होना। फर्ज करें एक सिस्टम है जिसका मोमेंटम है 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो मोमेंटम का यूनिट है। तो मोमेंटम कितना है 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम है फर्ज करें उसका मोमेंटम इतना है तो मोमेंटम हमेशा इतना ही रहेगा, ना 80 से ज़्यादा होगा ना 80 से कम होगा। ये चीज़ कहती है लॉ। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और आपको बता चलूं कि लॉ जो होता है वो एक फैक्ट होता है, वो कभी भी लॉ गलत नहीं हो सकता। यानी जो लॉ कह रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी ये बात फैक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? टोटल मोमेंटम of an isolated system total momentum of an isolated system remains constant। जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका टोटल मोमेंटम, जितना भी मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था ये टॉपिक बहुत ही इजी है लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। क्या इसका कोई रियल लाइफ में हमारी दुनिया में कोई एग्जांपल है? क्या ये सच में लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं? तो इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। वो कौन सी चीज़? अब फर्ज करें ये बॉल जो कि ज़मीन पे पड़ा हुआ है। कहाँ पर पड़ा हुआ है? ज़मीन पे। अगर मैं इस बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, कहाँ पर? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, कितना? 10 न्यूटन। और इस सेम बॉल पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा हूं, कितना? 10 न्यूटन। दो फोर्स लगा रहा हूं, दोनों 10 न्यूटन के, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। उसका रीज़न है कि ये दोनों फोर्स अपोजिट हैं, एक उस डायरेक्शन में लेफ्ट तो एक राइट, और दोनों एक जितने हैं, जितना वो उतना ये 10 न्यूटन का है तो ये भी 10 न्यूटन का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नतीजे में इस बॉल पर जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि एक फोर्स तो 2 हैं लेकिन नेट फोर्स 0 है। उसका रीज़न ये है कि दोनों फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके पास 10 रुपये हैं प्लस और दूसरे 10 हैं माइनस के 10। एक 10 माइनस का दूसरा 10 प्लस का, दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब कितना आएगा? 0 आएगा। उसका रीज़न है कि ये दोनों अपोजिट है, एक माइनस है एक प्लस है, और दोनों एक जितने हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0। इसी तरीके से ये फोर्स क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। अब आइए एग्जाम्पल की तरफ। फर्ज करें ये गन, और इस गन के अंदर रखी हुई है बुलेट। ठीक है, ये क्या हो गई? गन। ये गन और गन के अंदर है बुलेट। अब इस पूरे सिस्टम का, कौन सा सिस्टम? ये गन और बुलेट दोनों को मिलाकर हम एक सिस्टम कह रहे हैं, दोनों चीज़ें मिलकर एक सिस्टम बना रही। और इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो है 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वो 0 क्यों है? क्योंकि ये गन रेस्ट में और ये बुलेट ये भी क्या है? रेस्ट में। मेरे हाथ में है गन भी रेस्ट में, बुलेट भी रेस्ट में, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। रेस्ट में है तो 0 क्यों? क्योंकि मोमेंटम है, जो मोमेंटम होता है वो होता है P = mv। अगर इन पूरे सिस्टम का मास, भले ही पूरे सिस्टम का मास 10 kg तक हो, लेकिन वेलोसिटी
पूरे सिस्टम की वेलोसिटी तो जीरो है, रेस्ट में है, रेस्ट में यानी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो मोमेंटम कितना होगा, जीरो। क्लियर है? तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। अब जैसे ही हम बुलेट फायर करते हैं गन से, क्या करते हैं, बुलेट को हमने फायर किया, अब बुलेट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई। क्या होगी, बुलेट की वेलोसिटी इंक्रीज, बुलेट मोशन में आ गई, मोशन में आ गई तो इसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज हो गई। फर्ज के बुलेट का मास है 0.2 किलोग्राम, ठीक है, और इसकी बुलेट की वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बुलेट का जो मोमेंटम होगा वो होगा 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो बुलेट का मोमेंटम कितना है, 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब पहले मोमेंटम जीरो था पूरे सिस्टम का, अब बुलेट का कितना हो गया, 60 किलोग्राम, यानी पूरे सिस्टम का 60 किलोग्राम हो गया। बुलेट इस सिस्टम का हिस्सा है, बुलेट का मोमेंटम 60 केजी हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया, तो इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो, यानी मोमेंटम तो सेम नहीं रहा, कांस्टेंट नहीं रहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कह रहा है कि जो मोमेंटम होता है पूरे सिस्टम का सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है, लेकिन यहाँ तो बढ़ गया, तो इसका जवाब है बढ़ा नहीं है। जब फायर करते हैं ना तो गोली आगे की तरफ जाती है, तो उसके नतीजे में होता क्या है कि गन पीछे की तरफ जाती है, गोली बुलेट इस डायरेक्शन में मूव करेगी और जो गन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, बुलेट इस डायरेक्शन में और गन इस डायरेक्शन, ताकि ये जो गन है वो इसके मोमेंटम को कैंसिल कर सके। अब देखें, गन जैसे ही मोशन में आई तो इसके पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है, सॉरी, बुलेट मोशन में आई तो इसके पास वेलोसिटी आ गई, तो मोमेंटम भी आ गया। अब ये जो गन है इसके पास भी मोशन आ गई, इसके पास भी वेलोसिटी आ गई, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसके पास भी क्या आ गया, मोमेंटम आ गया, और इसका मोमेंटम भी कितना होगा, 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये मैं खुद से नहीं बना रहा, ये अगर बुलेट का मोमेंटम 60 केजी है ना, तो इसका भी, सॉरी, बुलेट का मोमेंटम 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो इसका भी कितना होगा, 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखने वाली बात यह है कि जो बुलेट का मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन ये है, और जो गन का मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन ये है। गन जब फायर करें तो गन पीछे की तरफ धक्का खाएगी, ठीक है, तो गन का जो मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों इक्वल होंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नतीजे में जो पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूव हो गया। तो यही रीजन है, जब भी हम फायर करते हैं तो गन पीछे की तरफ गन को धक्का लगता है। क्यों धक्का लगता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये गन अपने पूरे सिस्टम के मोमेंटम को कांस्टेंट रखना चाहती है। पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो। अब मुझे कैसे पता चला कि जो बुलेट है उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में और जो गन है इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में? तो देखिए, जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी वेक्टर है, इसके पास डायरेक्शन है, और जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही मोमेंटम की। ये बुलेट इधर को जा रही है, यानी बुलेट की वेलोसिटी इधर है, बुलेट की वेलोसिटी इधर, तो बुलेट का मोमेंटम भी उधर। जिधर वेलोसिटी, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन मोमेंटम की। अब गन, जो गन का मास है, सॉरी, गन की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो गन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों मोमेंटम अपोजिट और इक्वल होंगे, ठीक है, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नतीजे में पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो रहेगा। इसके अलावा एक और मिसाल है इसका, वो है रॉकेट। रॉकेट होता है, ठीक है, ये वाला रॉकेट। तो रॉकेट में से जो फायर होती है वो नीचे की तरफ निकलती है, ठीक है। अच्छा, रॉकेट जलाने से पहले पूरा जो रॉकेट है, सिस्टम है वो, उसका मोमेंटम जीरो है। जैसे ही रॉकेट जलाएंगे तो जो फायर है वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, सिस्टम का बढ़ जाएगा। इस मोमेंटम को घटाने के लिए, वापस से कंजर्व करने के लिए, जीरो करने के लिए, ये रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। एक मोमेंटम नीचे की तरफ और उतना ही मोमेंटम ऊपर की तरफ, तो दोनों मोमेंटम क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। दोनों मोमेंटम क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, और पूरे रॉकेट का जो मोमेंटम है जलने से पहले और जलने के बाद क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब
एग्जाम्पल तो हमने समझ लिए। एग्जाम्पल के बाद इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड एक इक्वेशन है जो बच्चों को बहुत ही परेशान कर, बहुत मतलब बहुत परेशान करती है, हद से ज़्यादा। वो इक्वेशन है m1 u1 प्लस m2 एंड u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2। ये इक्वेशन बच्चों को बहुत परेशान करती है। अब ये इक्वेशन आखिर आई कहाँ से, वो हम समझेंगे, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल के बाद। जैसे ही कार इससे टकराएगी तो जो कार का मोमेंटम है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी मोमेंटम कम नहीं हुआ, मोमेंटम जितना था उतना ही हुआ, बस एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र हो गया। अब बचपन में हमने ये मार्बल वाली जो गेम है ये ज़रूर खेली होगी, कंचे वाली। एक कंचा दूसरे कंचे को फेंक कर मारते थे, तो ये कंचा एक कंचा रेस्ट में होता है और दूसरा कंचा उसको जाके लगता है, ये रेस्ट में, यानी इसका मोमेंटम 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये कंचा हमने इसको फेंक के मारा, इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। फर्ज करें इसका मोमेंटम है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ये कंचा, इसका मोमेंटम 0, इसका 10। जो सामने रेस्ट में पड़ा है उसका 0, जो मैं अभी फेंक के मारूंगा उसका 10। तो जैसे ही ये कंचा जाकर इसको लगता है तो इसका जो मोमेंटम होता है वो 0 हो जाता है, ये रेस्ट में आ जाएगा। जो उसको जाकर लगेगा वो रेस्ट में आ जाएगा, यानी इसका मोमेंटम 0 हो गया और ये मोशन में आ जाएगा। अब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका 0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा कि जो टोटल मोमेंटम है इस पूरे सिस्टम का, ये जो दो कंचे थे ये मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या रहा, कांस्टेंट। पहले भी 10 था, अब भी 10 है। अच्छा, क्लियर हो गया? ये रेस्ट में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि इसका मोमेंटम 0 हो गया तो पूरे सिस्टम का जो है वो मोमेंटम 0 हो गया, नहीं, इसका 0 हो गया तो इसका कितना हो गया 10, क्योंकि ये रेस्ट में था। अच्छा, ये रेस्ट में था तो ये मोशन में, अब ये रेस्ट में आ गया तो ये मोशन में आ गया, तो मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट रहा, ना कम हुआ और ना ही ज़्यादा हुआ। हाँ जी, तो आपने एग्जाम्पल समझ लिया। अब एग्जाम्पल अगर वो वाला समझ लिया है तो हम आ जाते हैं इस इक्वेशन पे कि ये इक्वेशन आखिर आई तो आई कहाँ से और आई क्यों। तो जो हमने एग्जाम्पल समझा उसमें हमने बात की थी कंचों की, गोटियाँ, आंखें निकाल के गोटियाँ खेलना। बहुत सुना होगा ना आपने, मेरा नाम है किराम मास्टर गोगो, आंखें निकाल कर गोटियाँ खेलता हूँ। तो ये वो वाली गोटियाँ, यहाँ आप इनको बॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। एक बॉल को हम कह रहे हैं ए, दूसरे को हम कह रहे हैं बी। अब ये जो बॉल है बी, ये रख सामने पड़ा हुआ है, मैंने क्या किया, ये ए वाला जो बॉल है ये उठा के इसको मारा। इसके पास वेलोसिटी थी, जब ये मूव कर रहा था, जा रहा था, तो इसके पास वेलोसिटी, ये रेस्ट में था, ठीक है, ये रेस्ट में और ये मोशन में। जब ये इसको लगेगा, जैसे इसको जाके लगा तो ये मोशन में आ जाएगा और ये रेस्ट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों बॉल्स को फिर से लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बॉल टकराए नहीं है, टकराने से पहले का मोमेंटम और ये टकराने के बाद का मोमेंटम। तो ये बॉल ए और ये बॉल बी, ठीक है। तो ये एक सिस्टम, दो बाल मिलकर सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, सिस्टम हम इसको कह सकते हैं। और ये दो बाल, ये फिर से एक सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम पहले वाला है, टकराने से पहले का, ये सिस्टम टकराने के बाद का है। तो जो टोटल मोमेंटम है टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। जितना पहले बाद में भी क्या रहेगा उतना, ठीक है। तो इक्वल कर देते हैं। फर्ज करें पहले था 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, टकराने के बाद भी कितना ही रहना चाहिए, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं हो कि 100 से 90 हो जाए या 100 से 120 हो जाए, ठीक है। टकराने से पहले और टकराने के बाद कितना रहे, सेम रहे, इक्वल रहे।
और ये हम मालूम कैसे करेंगे, ये हम मालूम करेंगे इस इक्वेशन से। तो आइए अब ये देखते हैं कि इक्वेशन आई कहां से। टोटल मोमेंटम टकराने से पहले सेम रहेगा, टकराने के बाद टोटल मोमेंटम। अब फर्ज करें टोटल मोमेंटम इनका कैसे मालूम करेंगे। दो दोस्त थे अली और अमन, अली के पास 20 रुपए, अमन के पास 30 रुपए, तो टोटल रुपए कितने हो गए 50। अली के पास 20, अमन के पास 30, दोनों कितने हो गए 50 रुपए। क्लियर। तो दोनों को हमने 20 और 30 को क्या किया, ऐड किया, जोड़ किया। तो इसका मोमेंटम, इसके मोमेंटम को शो कर रहा हूं P से, और इसका मोमेंटम, इसके मोमेंटम को भी शो कर रहा हूं P से। दोनों का मोमेंटम, अगर हमें टोटल मोमेंटम चाहिए तो दोनों मोमेंटम को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो हमें टोटल मोमेंटम है। फर्ज करें ये मोमेंटम 10, ये मोमेंटम 20, तो टोटल कितना होगा 30। और 30 हमें तभी पता चलेगा जब हम दोनों को ऐड करेंगे। अब ये टोटल मोमेंटम टकराने से पहले का, और यहां पर टोटल मोमेंटम टकराने के बाद का, वो कैसे लिखूंगा, वो भी ऐसे लिखूंगा। इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों को ऐड कर दूंगा, और ये दोनों मोमेंटम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, इक्वल। अब ये इक्वेशन देखें और ये इक्वेशन देखें, क्या ये इक्वेशन दोनों सेम है। मैं तो कहूंगा ये दोनों इक्वेशन सेम है, लेकिन आप कहेंगे डिफरेंट है। तो मैं इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन अभी बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो बराबर होता है मास और वेलोसिटी के, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी से, जितना मोमेंटम उतना ही पी भी। ये जो P और जो mv ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्वल, दोनों एक जने हैं। तो क्या मैं यहाँ पर P की जगह पे mv लिख सकता हूँ, तो मैं इस P की जगह पे mv लिख सकता हूँ। ये प्लस की साइन सेम रहेगी। उसके बाद ये क्या इस P की जगह पे मैं mv लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ। फिर बराबर की निशानी ये सेम रहेगी। फिर इस P की जगह पे मैं mv लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। फिर ये प्लस की निशानी सेम। फिर इस P मोमेंटम की जगह पे मैं mv लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ, ये निशानी रहेगी सेम। अब ये जो m है ये आखिर है क्या, ये v क्या है, ये m क्या है, ये v क्या है, ये सारे क्या हैं और कहाँ से आए। ये जो m है ये मास है बॉल नंबर 1 का, और ये जो v है ये वेलोसिटी है बॉल नंबर 1 की। उसके बाद ये मास, ये m, ये है बॉल नंबर b का मास, ये v इस बॉल नंबर b की वेलोसिटी है। लेकिन ये सब टकराने के पहले के, ये कब के हैं, टकराने के पहले के। उसके बाद ये मास, ये m, ये वाली m, ये मास है बॉल नंबर 1 का। ये वेलोसिटी, ये जो v है ये वेलोसिटी है बॉल नंबर 1 की। ये m मास है बॉल नंबर b का, ये वेलोसिटी ये v वेलोसिटी है बॉल नंबर b की। लेकिन ये सारा टकराने के बाद का, ये सब कुछ टकराने के पहले का। अब मुझे कैसे पता चले या आपको कैसे पता चले कि जो मैं v कह रहा हूँ, कि जो फर्ज करें मैंने कहा बॉल की वेलोसिटी है v है 30 मीटर पर सेकंड। अब आप कहेंगे ये वेलोसिटी, ये v किसकी है, बॉल नंबर 1 की या b की, और टकराने से पहले की या टकराने के बाद की। तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर जो ये v है जो टकराने से पहले वाली वेलोसिटी है उसको हम u से शो करते हैं। यहाँ पर भी v को यानी वेलोसिटी को किस से शो करेंगे, u से। यानी जो टकराने से पहले की वेलोसिटी है वो u, उसको u से शो करेंगे, और टकराने के बाद की जो वेलोसिटी है उसको हम v से शो करेंगे। क्लियर है। अब इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, एबीसी में भी u पहले आता है u v x y z, ठीक है ना। तो जब भी आप भूल जाए ना कि जो u है वो टकराने से पहले वाली वेलोसिटी है या टकराने के बाद वाली वेलोसिटी, तो आप याद करना कि एबीसी में u पहले आता है, तो ये टकराने से पहले वाली वेलोसिटी होगी। अब ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन मुझे कैसे पता चले कि जो ये u है वो बॉल नंबर 1 की वेलोसिटी है, जहाँ ये u
बॉल नंबर बी की वेलोसिटी मुझे कैसे पता चले? तो हम इस u को कहते हैं u1, इसको कहते हैं u2। तो जब भी मैं कहूँ u1 तो ये वेलोसिटी है पहले वाले ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट नंबर a, और टकराने से पहले की है। और जब मैं कहूँ u2 तो ये किसकी होगी? बॉल नंबर b की, यहाँ ऑब्जेक्ट नंबर b की और टकराने से पहले की। और जब मैं कहूँ v1 और v2 तो v1 a की होगी लेकिन टकराने के बाद, और v2 b की होगी लेकिन टकराने के बाद। क्लियर हो गया? अब वेलोसिटी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। u1 तो a की वेलोसिटी है और टकराने के पहले वाली है, v1 तो a की वेलोसिटी है लेकिन टकराने के बाद की। क्या होता है ना, टकराने के बाद और टकराने के पहले वेलोसिटी चेंज होती है, अलग होती है, सेम नहीं रहती। जैसे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी लेकिन जैसे ही टकराया तो ये रेस्ट में आ गया और ये मोशन में आ गया, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इसकी बढ़ गई। अब मास पे आते हैं। तो जो इसका मास है इसको हम कहेंगे m1 और जो इसका मास है इसको हम कहेंगे m2। क्लियर? m1 और m2। और टकराने के बाद भी ये जो मास है ना वो सेम रहता है। फर्ज करें एक बॉल दूसरे बॉल को जाके लगा तो क्या होगा? तो बॉल का मास कम हो जाएगा क्या या ज़्यादा हो जाएगा? मास तो सेम ही रहेगा। तो इसको हम कहेंगे m1, इसको m2। टकराने से पहले भी m1 और m2 और टकराने के बाद भी m1 और m2। क्लियर हो गया सब कुछ? आई होप ये समझ में आई होगी आपको। अगर ये समझ में नहीं आई तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और मैं कोशिश करूँगा इस पर दोबारा से वीडियो बनाऊँ और आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसकी जो प्रॉब्लम है जो बच्चों को बहुत ही परेशान करती है वो प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।